CTV7 के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं महासमुंद और यहां पर हम विधायक श्री चंद्राकर जी, विनोद चंद्राकर जी से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 3 साल पूरे हो चुके हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इस विचारधारा के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ रही है। आइए हम चर्चा करते हैं विनोद चंद्राकर जी से और जानते हैं कि वो किस तरीके से महासमुंद को एक नया रूप दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि 3 साल सरकार ने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। और क्या सपना लेकर के आप महासमुंद में विकास की बातें सोच रहे हैं अभी? देखिए, आज छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे हो गए और हमारे भी विधायकी के 3 साल पूरे हो गए। जैसा कि मेरा सोचना ये था कि महासमुंद की जनता के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ आय का साधन कुछ अलग से कोई उद्योग धंधे नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ किसानी को अच्छा कर लेते हैं, सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक आर्थिक रूप से सक्षम होने का एक बड़ा काम होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो हमने लगातार उसके लिए क्या किया कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद प्राप्त होते रहा। आज कोडार जो हमारा एक जीवनदायिनी डैम है, मान के चलो, जिससे हजारों एकड़ में सिंचाई होती है। तो जैसे अपन कहा जाए तो आज के डेट में लगभग 80% लाइनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। पहले जिस कोडार की क्षमता मान लो 60% था, तो आज के डेट में 100% हो चुका है, क्योंकि अब सीपेज वगैरह नहीं होता, तो सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त हुई है उससे। और इस पंचवर्षीय में मेरा उद्देश्य है कि 100% नहर लाइनिंग का काम कंप्लीट हो जाए, जिससे कोडार में और चरोदा डैम, जिससे हमारी पानी की व्यवस्था होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, वो दुरुस्त हो जाएगा। और लोगों को एक हमारा जो कृषि वाला इलाका है, वो उसमें लोगों के पास पानी हो जाएगा, तो रबी फसल भी लेंगे। और खरीफ फसल में मान लो पानी छोड़ भी देता है, तो एक पानी कम से कम व्यवस्था हो ही जाती है। एक पानी या 2 पानी, जैसे इस टाइम 2 बार पानी छोड़ा, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात करके 2 टाइम पानी छोड़वाया खरीफ फसल में। हालांकि आज के डेट में पानी अपने पास है, जो पीने के लिए जो रखना पड़ता है वो व्यवस्था है अपने पास। तो प्रयास था मेरा कि पहला सिंचाई व्यवस्था अच्छा हो, दूसरा में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो करके हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे आदमी का व्यक्तित्व विकास होता है और सर्वांगीण विकास होता है। तो लगातार हम लोग उन्नयन भी हो रहा है हमारे स्कूलों का, और लगातार महासमुंद में चिरको महाविद्यालय का एक ठोक हम लोग का सौगात मिला है, भवन मिला। एग्रीकल्चर कॉलेज कापा में एक ठोक भवन का सौगात मिला। एग्रीकल्चर कॉलेज लगना शुरू हो गया है। आज हमारे क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है 325 करोड़ रुपया लागत की। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में लगातार शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होते जा रहा है। और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एक मान के चलो बहुत बड़ा वरदान है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो गरीब घर के बच्चे थे उनको बड़े स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत हाई फीस रहता था। लेकिन आज निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चे, गरीब घर के बच्चे, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। तो उनका लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त हो रही है। पिछले साल तक हमने 10 नए हाई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराया, और लगातार जो सुगम सड़क योजना में जो बच्चों को दिक्कत मत हो करके सड़कों का भी निर्माण कराया जा रहा है। आज महासमुंद की जनता को जैसे आने जाने के लिए लगभग मान के चलो मेरे विधानसभा में 200 करोड़ रुपए का तो सड़क मिला है लगभग। तो ये वैसे हमारे लिए बड़ी बात है। अब सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो 105 पंचायत है मेरे महासमुंद विधानसभा में। तो हम जब गांव में जाते थे तो उनका ये कहना रहता था, गांव के माताओं बहनों का, कि पानी की व्यवस्था जैसे शहरों में होती है, घर पहुंच सेवा रहती है, नल लगा रहता है, वैसे ही हमारे गांव में व्यवस्था करवाइए करके। तो आज हमारे 70 गांव में लगभग 150 करोड़ के आसपास का नल जल व्यवस्था हो रहा है। लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं लोगों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का। ये गोधन न्याय योजना भी बहुत व्यापक स्तर पे आपके विधानसभा में चल रही है। कैसा उसका प्रतिसाद आपके यहाँ मिल रहा है और कैसे उसने तस्वीर बदली है? देखिए, पहले हम लोग देखते थे कि आज से, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं,
तो आज से 30 साल पहले, अगर 30-32 साल पहले कहा जाए तो गोबर को पहले हम जैसे आ रहे बर्दी आ रहा है, जैसे बर्दी जिसको बोलते हैं कि एक साथ गाय जब आते हैं वापस, जानवर जब वापस आते हैं घर की ओर या जाते रहते हैं, तो गांव के लोग झगड़ा लड़ लेते थे कि फलाना मैं पहले देखी हूँ या मैं पहले देखा हूँ, या उसको पैर से अलाप पलट दिए तो मान के चलो उसका हक हो जाता था। वो स्थिति अब आने वाली है, क्योंकि गोठान में एक तो गोबर हो रहा है, और जो जानवरों के माध्यम से जो गोबर मिल रहा है, 2 रुपये में गोबर खरीदी हो रही है। तो आज हमारे महिलाओं को अभी लगातार कैंप लगा, हम लोग देख रहे थे, पहले जिला ब्लॉक स्तरीय महिला स्व सहायता समूह का कैंप लगा, फिर जिला स्तर में। तो बहुत सारे समूह ऐसे थे जो गोबर से संबंधित काम करते थे, वो दिया बना रहे थे या गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे थे, या गोठान में बहुत सारा महिलाओं को काम देने का तरीका भी रखा गया है कि उस स्वस्फूर्त कैसा काम करें। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 80,000 माताओं बहनों को एक रोजगार मिल रहा है इस गोबर के माध्यम से। तो जिस गोबर को पहले कोई पूछता नहीं था, बीच में ख़त्म हो गया था चलन, आज उस गोबर का वैल्यू बन गया है। आज 2 रुपये किलो में ले रहे हैं, तो लोग कम से कम जानवरों को अपने घर में रख रहे हैं। पहले क्या होता था कि गौ माता जब तक कि वो दूध दे रही है, दूध देना बंद करी तो मान के चलो गरू हो जाती थी, उसको ढील देते थे। आज कम से कम उसकी गोबर को इकट्ठा करके बेचेंगे तो आराम से 50 रुपया पर डे मिल जाएगा उसको। जी, क्षेत्र में वनांचल काफ़ी क्षेत्र हैं, और अच्छी बात तो ये है कि अब कम से कम किसानों को जो हाथियों से नुकसान होता है उसका फसल का मुआवजा अगर मिल रहा है, तो उस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास उसमें किए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी। देखिए, मैं अपने क्षेत्र के जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं, हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको लेके माननीय सीएम साहब से मुलाकात कराया, और उस टाइम के बाद जो मुआवजा राशि थी, मान लो किसी का डेथ हो जाता है तो वो 2 लाख था, वो सीधा 4 लाख हुआ। और लगातार वैसे हमारे तरफ जो एक सोलर सिस्टम से वो लाइनिंग किए हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर हाथी जा रही है और वहाँ से कोई उस तार से टकरा गया कोई भाग, तो उसको जोरदार करंट लगती है। हालांकि मरते वरते कुछ नहीं है, लेकिन करंट लगता है, तो उसके कारण आज जो डैमेज जो जितना होता था पहले धानों का, वो कम हो गया है। तो लगातार हमारी प्रयास है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सुनी और मुआवजा का राशि बढ़ाया था। जी, दूसरी बात, हमारा वनाच्छादित क्षेत्र भी बड़ा लंबा चौड़ा है। यहाँ लगभग 20,000 तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं। 20,000 कार्डधारी यहीं रहते हैं महासमुंद विधानसभा में। 168 गांव में तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है, लघु वनोपज का संग्रहण होता है। उसके माध्यम से हम लोग लगातार लाख खरीदी कर रहे हैं, तेंदुपत्ता का खरीदी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा साधन भी है। हमारे जो वनवासी भाई हैं उनको आर्थिक रूप से सक्षम करने का एक बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे तेंदुपत्ता के माध्यम से, फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से। तो लोग निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। संस्कृति को लेकर के सरकार भी काफ़ी सजग है, और आदिवासी महोत्सव होने के बाद में तो पूरे विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ का नाम आते जा रहा है। तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई विशेष स्कीम आप कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या, जिससे उनके सांस्कृतिक धरोहर भी विकसित होते रहे और उनके जीवन में भी विकास आता रहे? अब देखिए, लगातार वैसे तो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और लगातार उनकी जो मांगे रहती हैं उसके लिए लगातार हम जाते हैं माननीय मंत्रियों से, माननीय सीएम साहब से मुलाकात, उनके जो भी समस्याएं रहती है उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। वैसे लगातार इस क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है, ज़्यादा उनकी अपेक्षाएं भी नहीं हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, हमारे यहाँ इको पर्यटन करके एक कोडार में हमने बोटिंग शुरू किया है। बल्कि आप लोगों को मैं नेता देता हूँ, आप लोग रायपुर वाले हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करते हैं। तो जैसे गंगरेल के तर्ज पे अपनी छोटे रूप में हमने शुरू किया है, जिससे हम पर्यटकों को एक लुभाने का हमको मौका मिला है। वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, और बोटिंग की भी व्यवस्था है। आगे जाएंगे तो सिरपुर एक बुद्धिस्ट का बड़ा सर्किट के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। तो हमारे पर्यटकों को महासमुंद क्षेत्र वैसे खींचेगा कल के डेट में।
अधोसंरचना में विकास की बात की। अब एक व्यक्तिगत सवाल आपसे करता हूँ। हमको आए हुए काफ़ी समय हुआ और अच्छी बात तो ये रही कि अक्सर होता क्या है कि मीडिया के लोगों को पहले बुला लेते हैं, लेकिन आपने हमको इंतज़ार कराया, ये हमको अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि मीडिया से नाराज़ होता है भाई, जनता की सुनवाई आप लगातार करते रहे और सुनवाई आप कर रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आपका इतनी भीड़ लगी रहती है। तो आप अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं या परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते? देखिए, पहले हम लोग, मेरा ये समझना है, मैं बोलते भी रहता हूँ, जनपद, जिला या जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बन जाओ, लेकिन वो राजनीति अलग है। और विधायक बनने के बाद वास्तव में आदमी जनता का ही हो जाता है, क्योंकि लगातार उसका, मैं सुबह जनरली 5 बजे उठ जाता हूँ, रात के 12 बजे ही सोना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता हमको जिताई है और जनता चाहती है कि उसका नेता उसके लिए काम करते रहे। और मेरा भी कोशिश रहता है कि हमारे घर में भी पापा लगातार राजनीति में रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और लगातार मैं राजनीति में एक्टिव रहा। तो मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में था, तब से मैं लगातार लोगों के बीच में उठना बैठना करते रहा। तो मेरा उठना बैठना राजनीतिक लोगों से ही रहा। तो जो कुछ समझ में आते गया उसको कर रहे हैं। तो जनता आज अगर हमको जिताई है तो निश्चित रूप से वो चाहती है कि उनका क्षेत्र का विकास हो, उनकी समस्याओं को सुने उसका नेता, उस काम को मैं करना चाहता हूँ। जी, अभी 2 साल बचे हुए हैं। अभी इन 2 सालों में ऐसा क्या खास आप और विज़न लेके चल रहे हैं कि अभी तक तो मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया, अब इसके बाद इन 2 सालों में मैं क्या करूँगा? ऐसा कुछ विज़न है आपके पास में? देखिए, अभी जैसे मेडिकल कॉलेज की मान्यता तो मिल गई है, मेडिकल कॉलेज खुलना तो तय हो गया है, पैसा भी आ गया है केंद्र का, राज्य का, लेकिन एनएमसी का कुछ वो नाम से पूरा नहीं हो पाया, तो इस कारण नहीं खुल पाया। तो ये कमी तो मेरे को लग रहा है और मैं सोचता था उस हिसाब से अभी तक खुल जाना था। अब मैं आगे, मेरा ये है कि अगले साल हर हाल में मान्यता मिल जाए, हर हाल में कॉलेज अगले साल खुल जाए, ये मैं कोशिश करूँगा। दूसरा, सिंचाई की व्यवस्था हर हाल में, जो कोडार और हमारा जो चरोदा बांध है, उसमें लाइन लाइनिंग का काम 100% हो जाए, जिससे मेरे क्षेत्र के जनता को, जो टेल एरिया के जनता है, गांव है, वहां तक पानी पहुंच जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो लगातार हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख के तैयार हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख के तैयार हो जाते हैं, पढ़ने लिखने से दिमाग खुलता है और विचार बदलते हैं। आज पिछड़ापन का सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ अशिक्षा, और हम अगर अपने बच्चों को शिक्षित कर देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला भारत देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये तीनों चीज़ आज भी मेरी प्राथमिकता है। जी, अभी एक नया ओमिक्रॉन वायरस भी आ रहा है, तो उसको लेकर के क्या आप तैयारी करके रखे हैं एडवांस सपोर्टिव सिस्टम के रूप में? किस तरीके से उस पर आप रणनीति बना कर रखे हुए हैं कि कम से कम क्षेत्र इससे प्रभावित ना हो? वैसे तो पहली बार जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तो हमने 4 दिन बस मैं घर में रहा, क्योंकि समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा था। लेकिन 5वें दिन हमने देखा, ऐसे ही सोए दिमाग में आया कि जब पुलिस के साथ ही काम कर सकते हैं, जिला प्रशासन काम कर सकती है, स्वास्थ्य कर्मी काम कर सकते हैं, स्वास्थ्य के साथी काम कर सकते हैं, तो हम क्यों चुप में बैठे? हम जब नेता अपने आप को सुपीरियर समझते हैं या सुपीरियर समझा जाता है, तो हम लोग अगर घर में रहेंगे तो कैसे बनेगा? मैं 5वें दिन से फील्ड में रहा। उस टाइम 170 गांव में घूम के मैं लोगों के बीच पहुंचा, सूखा राशन बांटा, जिनको ज़रूरत थी पैसे से मदद किए, या जो भी हॉस्पिटल व्यवस्था कराने की बात आती है, तो मैं और मेरे कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम लगातार काम करी। हम उस टाइम 180 गांव में घूमे और शहर का 2 बार 3 बार भ्रमण किए, लोगों से मदद मांगकर मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसा डलवाया। तो हम क्षेत्र की जनता, इस मामले में मैं प्रणाम करता हूं मेरे क्षेत्र की जनता को, जो मेरे साथ चली। और
एक बार में लोगों की सहायता करने के लिए आगे आई थी। दूसरे में भी ऑक्सीजन के लिए हमने मांग लोगों के बीच गया, तो लोगों ने स्वस्फूर्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उसको लगातार दान किए। लगभग 35 एक ठोक दान में मिला हमको। क्षेत्र की जनता इसमें आगे आई और लोगों की सहायता करी। हमने गाड़ी लगवा कर लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था किया, दवाई पहुंचाने का व्यवस्था किया और टीकाकरण के लिए लगातार हम लोग आज भी प्रेरित करते जा रहे हैं। अब तीसरा वेव आने की आशंका बताई जा रही है, तो हमारी जो जिला अस्पताल की व्यवस्था है लगातार अपडेट होते जा रही है। तो जैसे पहले ऑक्सीजन पॉइंट नहीं था, वो ऑक्सीजन पॉइंट बढ़ चुका है। ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, वो हमारे यहाँ लग चुका है। और जो टेस्टिंग होती है RT-PCR टेस्टिंग, उसकी लग चुकी है, मशीनें यहाँ लग चुकी हैं, यहीं हो रहा है। तो लगातार हम व्यवस्था को, जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसको बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। और मैं पिछले टाइम हमने एम्बुलेंस भी हमारे एल्डरमैन लोगों को बोल के एम्बुलेंस भी दिलवाया। और आज भी मैं 25 लाख रुपया मेरे विधायक निधि से मैं जिला अस्पताल को दिया। तो हमारी कोशिश है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों और हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आज भी मैं क्षेत्र की जनता को ये समझता हूँ कि ओमिक्रॉन आएगा तो हम उससे डट के मुकाबला करेंगे, प्रिकॉशन के साथ करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे विधायक चंद्राकर जी से, विनोद चंद्राकर जी से, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अधोसंरचना में तो विकास किया ही है, कोरोना काल में लोगों की सेवाएं खुद घर से बाहर निकल के की है, टीकाकरण को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया है। जहां हाथियों से नुकसान होता था वहां पर भी उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ा करके लोगों को राहत पहुंचाई है। और आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज के सपने को साल भर के अंदर पूरा करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 3 साल में इतने सारे कामों को अंजाम दे चुके हैं और आने वाले समय में बड़े बड़े टारगेट विनोद चंद्राकर जी के सामने हैं। हम आपके सामने इसके लगातार अपडेट लाते रहेंगे। CTV 7 के लिए मैं प्रत्युष शर्मा, महासमुंद से।